डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी लर्न वोकेबलरी के इस डे 5 स्टेप फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कमल ओझा फिर से उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम उसी वे में उसी फ्लो में स्टेप फर्स्ट में वन वर्ड्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स को करते हैं। तो देखते हैं आज की इस प्रक्रिया में कौन से वन वर्ड्स और इडियम्स और प्रोवर्ब्स हमारा इंतजार कर रही है। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं वन वर्ड्स में। और वन वर्ड में पहला है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। जी हाँ, इजी टू शेप। शेप का मतलब क्या हुआ यहां पर? आकार से है। शेप का मतलब है यहां पर आकार। इन एनी डिजायर, डिजायर का मतलब हो गया मन चाहा, जिसको इजीली मन चाहा आकार दिया जा सके। जैसे कच्ची आप देखते हो गीली मिट्टी होती है जिसे कुम्हार घड़े बनाता है, उसी से वो घड़ा बना लेता है, उसी से दिया बना लेता है। तो जिसको इजीली मोल्ड किया जा सके, मन चाहे रूप में ढाला जा सके, उसको मैलेबल कहते हैं। मैलेबल यानी जिसको आसानी से घड़ा जा सके, सुगड़, जिसको बढ़िया तरीके से घड़ा जाता है उसको तो सुगड़ कहते हैं। और जिसको बहुत आसानी से डिजायर्ड फॉर्म में ढाला जा सके उसको मैलेबल। मैलेबल का मतलब जिसको जिस चाहे मन चाहे आकार में जिस चीज को ढाला जा सके। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, मैलेबल। नेक्स्ट इज एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एमिशन का मतलब होता है निकास, यानी निकलना। निकास किसका? लाइट या हीट का, यानी प्रकाश निकल रहा है, या फिर हीट का मतलब गर्मी निकल रही है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, आप जानते हो। और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। साइंस में जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जैसे थोरियम है, रेडियम है। तो इस तरीके की जो लाइट और हीट जिससे एमिशन हो, जिससे निकास हो, ऐसे को रेडिएशन कहते हैं। उस निकास की प्रक्रिया को रेडिएशन कहा जाता है। मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है, बहुत सारी ऐसी चीजों से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन जहां एक तरफ हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। कैंसर जैसी कई बीमारियों के इलाज में रेडिएशन का इलाज करके, कीमोथेरेपी जिसको कहते हैं, वहां पर रेडिएशन से कैंसर कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ वंस हेल्थ। यानी एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, यानी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन में रहना, यानी बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहना, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे कहीं ये रोग ना हो जाए, मेरे ये बीमारी ना हो जाए, मेरी ऐसी मौत ना हो जाए। इस तरीके से जो व्यक्ति लगातार चिंता में डूबा रहता है, ये भी एक तरीके की साइकोलॉजी की बीमारी होती है जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहती है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब ही अति हो गया यहाँ पर, और हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब हो गया कि खुद को बहुत ज्यादा बीमार होने का भय बना रहना, रोग भीति जिसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरे कोई रोग ना हो जाए, मैं स्वस्थ ही रहूं, मेरे किसी तरह की बीमारी ना हो जाए। हालांकि ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन लगातार कि ऐसा करूंगा तो ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा करूंगा तो ये बीमारी हो जाएगी, इस सोच में डूबे रहने को एक अलग साइकोलॉजिकल डिजीज कहते हैं, जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। जी हाँ, एक्सक्लूसिव मतलब एकमात्र, एकमात्र व्यक्ति का, यानी एकमात्र व्यक्ति, संस्था या सरकार का ही किसी चीज पर कंट्रोल होना, इसको कहते हैं मोनोपोली। देखिए स्टूडेंट, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी वन। जैसे मोनो से कई वर्ड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड एक होता है, और मोनोगेमी। तो वैसे ही मोनोपोली, यानी पोली का मतलब होता है सिस्टम। पोली का मतलब हो गया सिस्टम, यानी सिंगल व्यक्ति का ही सिस्टम, सिंगल व्यक्ति का ही पूरे सिस्टम पर अधिकार होना, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। तो मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक ही व्यक्ति का, एक ही संस्था का अधिकार होना। एक्सक्लूसिव पोजीशन होना, तो एकमात्र किसी एक चीज का ही, चाहे वो सरकार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे व्यक्ति हो, उसका ही, कंपनी हो,
उसका कंट्रोल किसी चीज पर होने को मोनोपोली कहते हैं। और मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मोनो का मतलब सिंगल होता है और पोली का मतलब सिस्टम होता है, तो यानी सिंगल चीज का सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स। देखिए ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे बायोलॉजिस्ट में ऐसे एक्सपर्ट जो साइंटिफिकली इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ऐसे कीट पतंगों की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजिस्ट। देखिए एंटोमोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें कीट पतंगों की स्टडी की जाती है। तो ये वर्ड आप कैसे याद करना आसान रहेगा? एंट्स। हालांकि एंट्स तो ANTS चींटियां होती है, लेकिन एंट्स से आपको याद रह जाएगा एंटो, यानी जिसमें इंसेक्ट्स हो, एंट्स हो। तो एंटोमोलॉजिस्ट, मोलॉजी का मतलब तो एंटोमोलॉजी का मतलब तो कीट विज्ञान, और एंटोमोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो इसकी स्टडी करते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कीट विज्ञानी, यानी ऐसा विज्ञानी जो कीटों का अध्ययन करता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। जितने शब्दों की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इधर उधर करके, और बहुत ज्यादा एक सिंपल सी बात है उसको अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा वर्ड्स में कहना, दैट इज कॉल्ड वर्बल्स। जी हाँ, वर्बल्स। ये वर्बल्स जो है ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड वर्बम से बना है, और वर्बम का मतलब ही क्या होता है? वर्ड। और ये लैटिन वर्ड है जिसका वर्बम, और वर्बम का मतलब वर्ड्स। तो वर्बम यानी वर्बल्स वो हो गया जिसमें वर्ब्स ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब जिसमें शब्द ज्यादा हो, जितने की जरूरत होती है, जिसको सिंपली थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है, उसको भी बहुत अधिक स्टाइल से या अलग अलग तरीके से उसको बहुत ज्यादा शब्द में कहना, दैट इज कॉल्ड वर्बल्स। यहां पर वर्बम जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब वर्ड होता है, इसलिए वर्डी इसका सिनोनिम होगा वर्डी, दैट इज फुल ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। यानी कोई व्यक्ति जब इतना बूढ़ा हो जाए, बहुत ज्यादा बुढ़ापे की स्थिति आ जाए, जब कोई व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी यहां पर कहने का मतलब हुआ कि ना तो उसको जो प्राइमरी नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की, जो लेबोरेटरी है, जो यूरिन है, वो बिस्तर में ही करने लग जाता है, ना उसको किसी को पहचानना आता है, ना बोलना, टेस्ट का खाने का ध्यान नहीं रहता, उसको खिलाना पड़ता है चम्मच से। ऐसी स्थिति और एकदम मूर्खता भरी बातें कहना, ऐसी स्थिति को डॉटेज कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर फिर आप देखिए डॉट वर्ड से बना है, और डॉट का मतलब होता है टॉक और बिहेव फुलिशली। यानी अब देखिए मूर्खता से बात करना या व्यवहार करना, ये डॉट वर्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हुआ मूर्खता से कोई चीज का व्यवहार करना। तो डॉटेज एक ऐसी डॉट की एज, और दोनों को मिलाकर हो गया डॉटेज। तो डॉटेज का मतलब एक ऐसी एज जिसमें एक ह्यूमन बीइंग है और टॉक एंड बिहेव लाइक फुलिशली लाइक अ चाइल्ड, मतलब उसको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता, और वो एकदम हम कह सकते हैं कि इतना ही डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पर जैसे कि बच्चा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है एज यू लाइक इट ड्रामा में, 7 एजेस ऑफ मैन, उसमें इस एज को सेकंड चाइल्डहुड कहा गया है, क्योंकि वो उतना ही डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पर जैसे एक बच्चा होता है अपनी केयर के लिए, बच्चा अपनी मदर पर डिपेंड होता है। वैसे ही बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज में जब बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, शरीर साथ नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं डॉटेज। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, यानी बहुत ज्यादा और इरेशनल। इरेशनल का मतलब तार्किक ना हो, इलॉजिकल डर हो किसी चीज का। हाइट से डर लगना, गिरने के हिसाब से सोचे तब तो डर लगना लाजमी है, लेकिन हाइट के पास ही नहीं जाना कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, या हाइट से नीचे की तरफ देखने में जिसको बड़ा डर लगे, ऐसा जो इरेशनल और एक्सट्रीम डर होता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया, देखिए यहां पर ये वर्ड फिर से एक्रो और फोबिया दो वर्ड से मिलकर बना है, फोबिया। अब आप देखिए एक्रो का मतलब हाइट से होता है, एक्रो मतलब हाइट, जैसे एक्रोबेट्स,
एक्रोबेट्स वो होते हैं जो नट होते हैं, जो ऊंचाई पर किसी रस्से पर क्या करते हैं, करतब दिखाते हैं, ऊंचाई पर जो रस्सा बंधा होता है। तो एक्रो का मतलब हाइट से है, और फोबिया आप जानते हो, फोबिया का मतलब ऐसा डर होता है जो बहुत ज्यादा इरेशनल हो और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो। तो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब हाइट से बहुत ज्यादा डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ऐसी स्थिति को एक्रोफोबिया कहते हैं। अगर आप एक्रो वर्ड याद रखेंगे, ऊंचाई के लिए आता है, क्योंकि एक्रोबेट ये एक सामान्य वर्ड है जो हम एक्रो रूट वर्ड को ध्यान में लेकर रखते हैं। तो एक्रोबेट वो होता है जो करतब दिखाता है, वो ऊंचाई पर बने रस्से पर करतब दिखाता है, वहां पर चलता है, साइकिल चलाता है। तो एक्रोफोबिया उस ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगने की स्थिति। नेक्स्ट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। देखिए फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th 12th के सर्टिफिकेट्स है, उनको फॉल्स तरीके से, गलत तरीके से कूट और जाली बनाना, यानी कूट रचित करना या जाली बनाना। तो ऐसी स्थिति में फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, फोर्जरी। जी हाँ, फोर्जरी। फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब ही होता है धोखेबाजी या जालसाजी। देखिए इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं 420। 420 कर रहा है। अब भाई सामान्य आदमी ये समझता नहीं कि इसको 420 क्यों कहते हैं। फोर्जरी यानी होती है गड़बड़ करना, किसी चीज में धोखेबाजी, या हम कह सकते हैं जालसाजी करना। अब जालसाजी या धोखेबाजी से, चाहे वो किसी इंश्योरेंस की रकम उठाने के लिए हो या जॉब लगने के लिए, इस तरीके के डॉक्यूमेंट के साथ फॉल्सिफिकेशन किया जाए, उसे फोर्जरी कहते हैं, जिसका मतलब जालसाजी होता है, और सामान्य भाषा में जिसको 420 कहा जाता है। अब एक बात सबके समझ में नहीं आती बहुत से लोगों की, कि 420 क्यों कहते, 430 क्यों नहीं कहते, 485 क्यों नहीं कहते, भी 110 क्यों नहीं कहते। तो भाई इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अगर आपने फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया है तो आपको ये सजा होगी। इस बात का उल्लेख आईपीसी की धारा 420 में होने के कारण इसको 420 कहते हैं, इसलिए इसके पीछे ये लॉजिक है। तो हम वापस आते हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, जालसाजी को फोर्जरी कहते हैं। और फोर्ज जो वर्ड है, एक्चुअल में वहां पर फोर्ज एक ऐसी भट्टी होती है जहां पर लोहे को गलाया, पिघलाया और मोल्ड किया जाता है। तो अब आप सोचिए डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से मोल्ड कर देना, अपने हिसाब से ढाल लेना अपनी सुविधा, और जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उस हिसाब से उनको बना देना, फोर्जरी। नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग enclosed in small closed space। देखिए स्टूडेंट, फियर ऑफ बीइंग enclosed in small closed space यानी ऐसा डर जिसमें किसी व्यक्ति को डर लगता है कि वो किसी बंद जगह पे घिर गया जहां कोई और नहीं है, और एक छोटी सी जगह पे कोठरी में उसको दम सा घुटने लगता है। कई लोगों को देखा होगा आपने, अगर छोटी जगह पर उनको लाया जाता है तंग गली में, तो उनको ऐसे दम सा घुटने लगता है और वो कहते हैं मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरा यह दम सा घुट रहा है। ऐसी स्थिति में जो उनकी स्थिति होती है, जो डर उनको सताता है, उस डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अब देखिए यहां पर फिर से फोबिया, फोबिया का मतलब डर होता ही है, और क्लॉस्ट्र है वो क्लोस्ट्रम वर्ड से बना है। क्लोस्ट्रम का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉक, और लॉक यानी ताला, यानी बंद कर देना, किसी चीज को बंद कर देना। बंद करने का भय यानी एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, छोटी जगह पर से बंद होने का सा उसको आभास होता है, उसका दम सा घुटता है। और क्लोस्ट्रम वर्ड से बनने के कारण जिसका मतलब लॉक, ताला या बंद कर देना होता है, इसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है आज के 1 वर्ड्स, एक बार फिर से देखते हैं। इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, मैलेबल, जिसको आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सके, जैसे प्लास्टिक होता है। एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको रेडिएशन कहते हैं, विकिरण का निकलना। एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, बहुत ज्यादा अपने हेल्थ की चिंता होना, हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति, कंपनी या सरकार का किसी चीज पर नियंत्रण होने को मोनोपोली कहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है, पॉली यानी सिस्टम होता है, हिंदी में इसको एकाधिकार कहते हैं। एक्सप्रेसिंग इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, जितने वर्ड्स चाहिए उससे ज्यादा वर्ड्स में किसी चीज को एक्सप्रेस करना। वर्बोस, क्योंकि वर्बम वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है, वर्बम का मतलब ही वर्ड्स होता है, जिसमें वर्बम वर्बोस हो जहां पर बहुत ज्यादा वर्ड्स हो, यानी वर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड एज में जब बच्चे की तरह व्यवहार करता है आदमी, उसको डॉटिज कहते हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब टॉक और बिहेव फुलिशली होता है, पर एक बच्चे की तरह वो डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए इसको डॉटिज कहते हैं। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रो का मतलब हाइट होता है, फोबिया का मतलब डर, इसलिए ऊंचाई से भय लगना। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जालसाजी, डॉक्यूमेंट्स बनाना, कूट या जाली डॉक्यूमेंट बनाना फोर्जरी कहते हैं। 420 कहते हैं इसको वैसे, और फोर्जरी का मतलब जालसाजी होता है, और ये भी फोर्ज वर्ड से बना है। और फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेस, बंद जगह पर घिरने का और दम घुटने का सा आभास, और ये जो डर होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रोम जो एक वर्ड है, इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब लॉक या बंद करना होता है, तो ऐसे बंद करने का सा आभास हो, ऐसी चीज से डर लगने को, इस डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 1 वर्ड्स। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे और निश्चित रूप से आपको अच्छे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसी अपने फेज में और ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। और ईडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में जो इंग्लिश से संबंधित होता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे टीचर्स ग्रेड आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे एडीसी हो, वहां पर ईडियम्स आते हैं। तो ईडियम को समझते हैं। पहला ईडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डॉग। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डॉग यानी दरवाजे से, वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया होता है, वुल्फ यानी भेड़िया, तो भेड़िए को दूर रखना, किससे? फ्रॉम द डोर या फ्रॉम द गेट। तो अब आप देखिए, टू अवॉइड पॉवर्टी या स्टार्वेशन। पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी, जब आदमी के खाने के भी लाले पड़ जाए, या स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी भेड़िए को दूर रखना मतलब भूखमरी को दूर रखना। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि फ्रेंच जो प्रोवर्ब्स है वहां से इस ईडियम की शुरुआत हुई, और फ्रेंच प्रोवर्ब में वुल्फ को एक्सट्रीम हम कह सकते हैं भूख का सिंबल माना गया, तीव्र भूख का सिंबल माना गया। जब आदमी को खाने को कुछ नहीं होता और उसे भूख लगती है, वैसी भूख का उसको सिंबल माना गया है। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी दरवाजे से उस वुल्फ को, उस तीव्र भूख की स्थिति को दूर रखना, मतलब अवॉइड करना, टाल लेना, किसी तरह अपने प्रयासों से बचे रहना, किससे? बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी की स्थिति से। नेक्स्ट इज किक द बकेट। किक द बकेट इसका मतलब होता है टू डाई, मरना। अब आप देखिए स्टूडेंट, बकेट का क्या संबंध हुआ? क्योंकि बकेट का मतलब यहां पर बाल्टी नहीं है, बल्कि आपने शिकारियों को देखा होगा, जो शिकारी होते हैं वो किसी जानवर को, स्पेशली वो सुअर को जब मार के लाते थे तो इस तरीके से उसके टांग यहाँ पर ऐसे बांध देते थे और उसकी पूंछ ऐसे लटकती थी, और ये इस तरीके से उसको बांध कर लाते थे। आपको ये इस तरीके के चित्र शायद याद होंगे, जिसको, इस डंडे को क्या कहा जाता था? इस डंडे का नाम भी बकेट है। अब आप देखिए कि सुअर है वो लटका रहता था मरा हुआ, तो ये बकेट जो है एक्चुअल में ये डंडा है, ये बकेट का सिंबल है। तो बकेट यानी ये डंडा। अब आप सोचिए, किक द बकेट यानी उस डंडे, जो मृत्यु का डंडा है, उसको किक करना मतलब मर जाना। अगर आप बाल्टी सोचते रहोगे इसका मीनिंग, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यहाँ किक द बकेट का मतलब टू डाई से कैसे हुआ। तो अब आप समझिए, बकेट का मतलब ये है जिसमें मरे हुए जानवर को इस तरीके से टांगे बांधकर उसको लाया जाता था, और उस डंडे को जिससे वो जानवर बांधा जाता था बकेट कहते थे। तो किक द बकेट का मतलब टू डाई यानी मृत्यु हो जाना या मर जाना। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। किल 2 birds with 1 stone। यहां स्टोन एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी चीज को मारा जाता था।
शिकार के लिए, जब ह्यूमन बीइंग शिकार करता था पत्थरों से, वो पहले शिकार करने लगा। तो अब आप सोचिए कि एक पत्थर मारा तो ज्यादा से ज्यादा एक बर्ड ही मर सकता है, लेकिन यहां इडियोमेटिकली का मतलब क्या हो, यहां पर किल 2 birds with 1 stone, एक पत्थर से ही 2 पक्षियों को मार देना। किल 2 birds with 1 stone टू अचीव 2 results with 1 effort, यानी एक प्रयास से 2 रिजल्ट प्राप्त करना। प्रयास एक करना, लाभ 2 हो जाए। कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होती नौकरी तो मिली, और नौकरी मिलते रिश्तेदारों ने कहा भाई नौकरी मिल गई, अब तो इसकी शादी करो। तो देखो आपने हार्ड वर्क किया, नौकरी भी मिली, और दूसरा उससे आपको रिजल्ट ये मिला कि उसकी एक अच्छे घर में तुरंत शादी हो गई, घर वालों को परेशान भी नहीं होना पड़ा। तो इसलिए एक पंथ हिंदी में जिसको कहते हैं 2 काज। मेरी बात सुन के आज से कुछ लोग लग जाएंगे तैयारी में कि चलो एक पंथ 2 काज ही कर लेते हैं, और अच्छा है भाई, हिंग लगे ना फिटकरी रंग अच्छा, वही वाली बात है। एक काम करोगे 2 रिजल्ट निकलेंगे, और अगर अच्छा इनाम, वही वाली बात है कि कोई मोटिवेशन होना चाहिए। और मोटिवेशन वही है जो ड्राइवर है, जैसे कहते हैं ना कि साइंस, आपकी साइकोलॉजी की भाषा में जिसको ड्राइवर कहा जाता है, जो आपको लक्ष्य से प्रेरित करता है। तो उनमें मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। एक पंथ 2 काज हो रहे हैं। किस एंड किल, देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही वर्ड जर्मन भाषा के शब्द हैं, जर्मन भाषा के शब्द हैं ये। और किस का मतलब होता है जिनको हम जानते हैं, और किल का मतलब होता है टू बर्थ, जो पीढ़ी में पैदा होते हैं, जन्मते हैं किसी से। तो किथ एंड किन का मतलब हो गया वो जो हमारे जानकार है, रिश्तेदार है, और जिससे हम जन्म से जुड़े हैं, चाहे हमें पैदा करने वाले हो या हम जिन्हें पैदा करेंगे। तो एक तरीके से हमारे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार और हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनको किथ और किन कहा जाता है। इसलिए ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते में जो लोग आते हैं। साथ ही साथ नेपोटिज्म, ये एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वर्ड है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म को हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं। भाई भतीजावाद यानी अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो जानकार लोग हैं, उनको ही केवल लाभ देना। प्रतिभा वाले लोगों को अगर वो जानकार नहीं तो दूर रखना, और केवल अपने ही जो किस और किन्स है उनको ही किसी चीज का लाभ देना। दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म, और इसी को भाई भतीजावाद कहते हैं। नेक्स्ट इज knit one's brow। देखिए स्टूडेंट, आईब्रो जो होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं, उनके नीचे आईज होती है। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गुस्से में। knit one's brow यानी ब्रो जो है वो एकदम ऐसे निटिंग हो जाए, पास में आ जाए। निट का मतलब ऐसे बुनना होता है, तो यानी एकदम ऐसे पास में आ जाए। knit one's brow टू फ्राउन, इसका मतलब गुस्सा करना, टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा करना। तो knit one's brow का मतलब हो गया गुस्सा करना। नेक्स्ट इज लेडी किलर। भाई वर्ड तो बहुत शानदार आया है। लेडी किलर का मतलब ऐसा कोई फिल्मों का कोई साइको नहीं है जो सीरियल किलर हो और एक के बाद एक लेडी को मारता जाए, बल्कि इसका मीनिंग बड़े पॉजिटिव रूप में है। मैन हु इज वेरी अट्रैक्टिव टू विमेन, यानी ऐसा व्यक्ति जो औरतों को बड़ा अच्छा लगता है। यानी मैन हु इज वेरी अट्रैक्टिव टू विमेन, उसको लेडी किलर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे शाहरुख खान, सलमान खान, जी मैं हूं, वो तो है ही है, लेकिन ऐसे कई लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जो महिलाओं को बहुत पसंद आते हैं। उनका रूप लावण्य कुछ भी कह दीजिए, उसमें कुछ बात होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को लेडी किलर कहते हैं। यानी अति आकर्षक व्यक्ति, स्पेशली किसके लिए? महिलाओं के लिए, जिस पे हम मर मिटे उसको पता ही नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। इस तरीके का गाना जिसको देखकर गाती है उसको लेडी किलर ऐसे आदमी को कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेडीज मैन, जी हाँ, एक ऐसा आदमी जो लेडी किलर नहीं है लेकिन जो हंटर है,
यानी कहने का मतलब ए मैन हु इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ विमेन, जिसको औरतों की कंपनी पसंद हो, जो किसी भी मामले में औरतों के बीच पहुंच ही जाता है क्योंकि उसे औरतों की कंपनी अच्छी लगती है, ऐसे व्यक्ति को लेडीज मैन कहा जाता है। लेडीज मैन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ विमेन, जिसे औरतों की कंपनी पसंद हो, जिसे औरतों का साहचर्य साथ रहना पसंद हो। नेक्स्ट इज लेड डाउन वंस आर्म्स। देखिए ले का मतलब होता है रख देना। अब आप देखिए लेड डाउन वंस आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहां पर क्या है, हथियार से, तो अपने हथियार रख देना, नीचे रख दिया क्या, किलो वही हैंड्स अप, हथियार नीचे रख दो। इसका मतलब क्या कर दिया, हथियार सबने नीचे रख दिए, मान लो सभी ने हथियार नीचे रख दिए, इसका मतलब स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि आर्म्स किसका सिंबल है, फाइटिंग का सिंबल है, और वही नीचे रख दिए, तो स्टॉप फाइटिंग यानी युद्ध को रोक देना। ऐसी स्थिति को कहते हैं लेड डाउन वंस आर्म्स, अपने हथियार रख देना, ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टॉप फाइटिंग, ले डाउन वंस आर्म्स। नेक्स्ट इज लेम एक्सक्यूज। देखिए लैम किसको कहते हैं, लैम यानी जिसके पैरों में समस्या उसको लैम कहते हैं, लेकिन लैम का एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि जो वर्क ना करे, जो प्रॉपर वर्क ना करे। और एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना। तो आप देखिए लेम एक्सक्यूज ऐसा एक्सक्यूज हो गया जिससे काम नहीं चलेगा, जो घिसा पिटा हो, जिससे पहले जिसके सामने बहाना बनाया जा रहा है उसको भी पता चल जाए ये बहाना बना रहा है। तो इसका मतलब लेम एक्सक्यूज का मतलब फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना, समझ गया मैं तेरा बहाना। और बेसलेस एक्सक्यूज यानी बेसलेस का मतलब जिसका कोई आधार न हो, निराधार बहाना, निराधार बहाना बनाना, जो काम का न हो उसको कहते हैं फॉल्स एक्सक्यूज या बेसलेस एक्सक्यूज। नेक्स्ट इज लैटिन एंड ग्रीक। इसका मतलब है अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ में ना। अब आप देखिए स्टूडेंट, लैटिन और ग्रीक ऐसी लैंग्वेज है जो यूरोप में बहुत पहले चलती थी, यूरोप और उससे भी आगे। तो लैटिन जो लैंग्वेज है वो अब एब्सोल्यूट हो गई, मतलब गायब हो गई, और ग्रीक लैंग्वेज भी जो है वो ग्रीक लोगों के साथ ही गायब हो गई। अब आज बहुत ही कम लोग होंगे जो लैटिन और ग्रीक को जानते हैं, स्पेशली ऐसे वर्ल्ड में जब इंग्लिश ज्यादा बोली जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि लैटिन और ग्रीक, दिस थिंग इज लैटिन एंड ग्रीक टू मी, ये चीज तो मेरे लिए लैटिन और ग्रीक है, इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझने में असमर्थ हूं, यानी ये मुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लैटिन और ग्रीक आज क्या हो गई है, गायब हो गई है। ठीक ऐसे अगर नॉर्मली किसी भी भारतीय के आगे अगर संस्कृत में कोई बात बोली जाए तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि संस्कृत बहुत सी जगह पर एक एब्सोल्यूट लैंग्वेज हो गई है। तो इसलिए वो वहां पर हम कह सकते हैं लैटिन और ग्रीक की वही स्थिति है, इसलिए अनेबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज लाफ वंस हेड ऑफ। देखिए स्टूडेंट, हेड ऑफ हो जाना मतलब इतना हंसना कि गर्दन पीछे चली जाए और सिर दिखना बंद हो जाए सामने वाले को। हा 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 हा। आपने राक्षसों को हंसते देखा होगा, पता नहीं कौन सा जोक उनके सुना हुआ है, हंसते ही रहते हैं, बड़े खुश मिजाज टाइप के आदमी होते बेचारे। लाफ वंस हेड ऑफ यानी इतना ज्यादा हंसना कि हेड दिखना बंद हो जाए, या इस तरीके हा 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 हा, साइड्स दर्द करने लग जाए, तो यानी लाफ हार्टिली मेकिंग अ नॉइज, बहुत ज्यादा ठहाका लगा के, पील ऑफ लाफ्टर, बहुत ज्यादा जोर जोर से और पूरे मन से हंसने को कहते हैं लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ हार्टिली ठहाका लगाकर जोर से हंसना, जोर से हंसना, इस स्थिति को क्या कहते हैं, लाफ वंस हेड ऑफ। एंड नेक्स्ट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी किसी भी पत्थर को अनटर्न ना छोड़ना, उसको पलट कर देखना। इसका मतलब क्या है, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, यानी पूरा जोर लगाना, अपने पूरी कोशिश करना, जो भी उसमें दम है पूरा लगाना, पूरी कोशिश जो है वो करना।
अब पूरी कोशिश करने से मतलब क्या है, यहाँ पर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कैसे बना। देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे भी एक जो स्टोरी है वो एक ग्रीक जनरल की स्टोरी है, जिसने युद्ध से पहले अपना जो पूरा खजाना था वो किसी पहाड़ी इलाके में छुपा कर रख दिया था। और जब वो अनफॉर्चुनेटली वो युद्ध हार गया तो जो लोग थे उन्होंने सुना, जो अपोनेंट आर्मी थी उन्होंने सुना कि इस जनरल का जो भी खजाना वो इन पहाड़ियों में कहीं छुपाया हुआ है। तो उन्होंने हर पत्थर को उलट उलट कर वहां खोद खोद कर देखा कि खजाना कहीं यहां तो नहीं है। तो इसलिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई पत्थर जो है उसको बिना टर्न किए बिना छोड़ना नहीं, यानी पूरी कोशिश उन्होंने की कि किसी तरह उनको खजाना मिल जाए। उसके बाद से लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का इडियमेटिक यूज हो गया, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, यानी जितने भी मीन्स है, जितने भी अपने कह सकते हैं संसाधन है अपने पास, उन सब का यूज करना, यानी पूरी कोशिश लगाना, एडी चोटी का जोर लगा के कोई चीज को संभव बनाने की, प्राप्त करने की कोशिश करना, दैट इज इडियम फर्स्ट फेज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लीव वन इन द लर्च। देखिए लीव वन इन द लर्च, देखिए स्टूडेंट यहां पर आपको पता है लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, छोड़ना। तो छोड़ना मतलब किसी चीज का साथ छोड़ देना। और लर्च का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट लर्च का मतलब होता है जब जहाज जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। लर्च किसी ऐसी मूवमेंट को भी कहा जाता है जिसमें हम ऐसे बस में भी कई बार हो जाते हैं, वो लर्च है। तो लर्च का मतलब जहाज का समुद्र में टेढ़ा होना। तो लीव वन इन द लर्च का मतलब यहां पर किसी तूफान के समय जहाज की जब स्थिति डामाडोल हो रही हो उस समय वहां से जिम्मेदारी का काम छोड़कर चला जाए। तो डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, यानी किसी को दिक्कत या परेशानी में छोड़कर चले जाना। इसके पीछे एक और भी वर्ड है लॉर्च। लॉर्च जो एक फ्रेंच डाइस गेम है, फ्रेंच और एक गेम है डाइस गेम, यानी पासे का खेल है, जिसमें जो सबसे पीछे रह जाता है खिलाड़ी, उसके बाकी टीममेट्स आगे बढ़ जाते हैं और वो जो पीछे रह जाता है, क्योंकि जैसे लूडो में होता है ना कि अंक कम आने पर व्यक्ति पीछे रह जाता है, ऐसी स्थिति को वो लॉर्च गेम में कहा जाता है। और लॉर्च गेम के कारण ये नाम पड़ गया लर्च। तो लीव वन इन द लर्च, जब पीछे ही छूट गया, कोई पिछड़ गया तो उसको पीछे ही राह छोड़कर और आगे बढ़ जाना, उसकी साथ छोड़ देना, उसका डिफिकल्टी में साथ छोड़ देना, यानी कठिन स्थिति में साथ छोड़ देना। साथ छोड़ देना, आपने वो सुना है ना, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ना खुदा का जिसको हमने नाम दिया है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं, लीव वन इन द लर्च का मतलब हो गया, चाहे इसका ओरिजिन आप तूफान की उस स्थिति से मान लीजिए जिसमें नाव या जो जहाज है वो डामाडोल होता है, या लॉर्च जो फ्रेंच गेम है उससे, डाइस गेम है उससे मान लीजिए जिसमें कोई खिलाड़ी बहुत पीछे रह जाता है, इसका मतलब कठिन स्थिति में साथ छोड़ देने से है। तो डोंट लीव योर फ्रेंड्स इन लर्च बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट यानी एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई प्रशंसा जो एक्चुअल में क्या होती है, प्रशंसा के रूप में वो इंसल्ट होती है। ऊपर से तो प्रशंसा लगती है लेकिन अंदर वो क्या होती है, इंसल्ट होती है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा गया, भाई मेरी तरफ मत देखिए, अब क्या करें, अब लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, अब तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब क्या करें, आदत हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का कारण क्या कहा, राइट हैंड कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहा। तो इसके पीछे कारण है कि लेफ्ट हैंड को चाहे इंडिया हो या यूरोप हो, वहां पर सिनिस्टर पावर या हम कह सकते हैं बिनाइन नहीं माना जाता, मंगलकारी कार्यों में उसको दूर ही रखा जाता है। इसलिए हर चीज को, चाहे हमें प्रसाद लेना हो, चरणामृत लेना हो, पैसे लेने हो, हम राइट हैंड को ही आगे बढ़ाते हैं। और राइट हैंड में हमारे जो मोली वगैरह शुभ जो चीज होती है, चाहे राखी हो, मोली हो, वो बांधी जाती है। इसलिए लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा
बिनाइन नहीं माना जाता। हालांकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हो सकता है कोई लॉजिक रहा हो, पर अभी ज्ञात कोई लॉजिक नहीं है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट को कहा जाता है जो ऊपर से कॉम्प्लीमेंट दिखे, पर से और दूसरे हाथ की तरह दिख रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाता हो, यानी जो कॉम्प्लीमेंट के बेस में एक्चुअल में क्या हो, इंसल्ट हो। कई बार कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तब आपको समझ नहीं आता ना कि भाई तुम प्रशंसा कर रहे हो कि मेरी टांग खींच रहे हो, तो वैसा कॉम्प्लीमेंट ही लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी ये हमने प्रोवर्ब में भी पहले किया था, बैग से बिल्ली बाहर आ जाए। यहां बिल्ली किसका सिंबल हो गया, किसी सीक्रेट का सिंबल है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली बैग से बाहर आ गई। टू टेल अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो जाना, यानी गलती से राज खोल देना। कोई बात जो आपके मुंह से निकलनी नहीं चाहिए थी लेकिन गलती से, यही उम्र तो नहीं थी लेकिन आपने कर ली गलती से मिस्टेक, इसलिए एक सीक्रेट केयरलेसली या मिस्टेकली आपने बता दिया, तो वो आप कह सकते हो उस स्थिति को दैट he had let the cat out of the bag, या don't let the cat out of the bag। इस सीक्रेट को ओपन मत करो, don't let, और गलती से राज खोलने की स्थिति को let the cat out of the bag की फ्रेजल प्रोवर्ब से और साथ ही साथ इडियम से एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। देखिए कैट जो होती है वो चलती है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जब पैरों से चलता है और अगर नीचे जो ब्रिक्स है वो गर्म हो जाए, चाहे सन हीट से या किसी और कारण से जब गर्म हो, तो उस पर चलते हुए वो बहुत ही घबराई हुई और डरी हुई सी होती है। ऐसी स्थिति को वेरी नर्वस, यानी बहुत ही डरा हुआ या घबराया हुआ, डरा हुआ या घबराया हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज बिहेविंग या ही वॉज गिविंग हिज स्पीच लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी वो बहुत ही नर्वस होकर अपना स्पीच दे रहा था, बहुत ही डरा हुआ या घबराया हुआ। नेक्स्ट इज लायंस शेयर। देखिए स्टूडेंट, जो लोग एनिमल वर्ल्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको पता होगा कि शेर शिकार करता है तो अकेला ही आता है, झुंड में नहीं आता। आपने ऐसी बातें सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक्चुअली शेर बहुत कम शिकार करता है। जब अपने पर ही आ जाए, जब बीवी से झगड़ा हो जाए और सारी बीवियां कह दे कि भाई देखो अब तुम ही करो, तुम ही संभालो अपने बच्चों को, मैं तो जा रही हूं, ऐसी स्थिति आ जाए तो ही शेर शिकार करता है। क्योंकि लायन जो है जनरली शिकार नहीं करता। शेर के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, आपको पता होगा, जिसमें एक या एक से अधिक नर शेर होते हैं, तो एक या दो नर शेर होते हैं और बहुत सारी शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। तो प्राइड में जो शिकार करने का काम है वह लाइनसेस करती है, यानी शेरनियां करती है। और जब शेरनियां शिकार को दबोच लेती है, मार देती है, फिर शेर आता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। जब तक शेर शिकार खाता है तब तक वो किसी को पास नहीं आने देता। जब वो तृप्त हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई हमने तो एकदम छक के खा लिया, तो वो वहां से चला जाता है और बचे हुए हिस्से में से जो शेरनियां और बच्चे हैं वो भोजन करते हैं। इसलिए ऐसी चीज, ऐसी जगह जहां पर कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत में एक बड़ा हिस्सा गटक लेता है, जो प्राइज मिलता है, जो फायदा होता है उसका, उसको कहते हैं लायंस शेयर, यानी लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा जो अनफेयरली जनरली किसी के द्वारा ले लिया जाता है, बड़ा हिस्सा, उसको कहते हैं लायंस शेयर। नेक्स्ट इज लॉव्स एंड फिशेस। देखिए स्टूडेंट, लॉव्स का मतलब यहाँ लॉफ का प्लूरल होता है। लॉफ क्या होती है? ब्रेड का जो बड़ा पार्ट होता है, जो बड़ा इस तरीके से पूरा इसमें स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ना कि उसको लॉफ कहते हैं, पाव कहते हैं हमारे। तो लॉव्स हो गया प्लूरल में और फिश का फिशेज हो गया। तो लॉव्स एंड ब्रेड फिशेज का मतलब खाने की चीजें हो गई। तो वो क्या हो गया? मटीरियल बेनिफिट, यानी आर्थिक या फिर जो भौतिक लाभ होता है उसको कहते हैं फिशेस एंड लॉव्स एंड फिशेस। ही कीप्स हिज आई ऑन लॉव्स एंड फिशेस, यानी वो हमेशा अपने मटीरियल बेनिफिट पे ही
इतना ध्यान देता है। नाउअडेज a man's main concern is loaves and fishes, यानी आजकल मुख्यतः सभी आदमियों की जो मुख्य नजर किस पर हो गई, मटेरियल बेनिफिट में हो गई। मेरे को क्या फायदा मिलेगा और मुझे क्या फायदा होगा ऐसा करने से, बस यही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं दे ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर लॉज एंड फिशेस, यानी आर्थिक या भौतिक लाभ। नेक्स्ट इज लॉक, स्टॉक एंड बैरल। लॉक, स्टॉक एंड बैरल। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जब घरों में जो सामान रखा जाता था, आज भी तो वो लॉक में और स्टॉक करके, और बैरल यानी पीपे होते हैं बड़े बड़े, उनमें रखा जाता था, कंटेनर्स में। तो लॉक, स्टॉक और बैरल ही लेके कोई चल पड़े तो इसका मतलब होली या कंप्लीटली, यानी बोरी या बिस्तर हम कह सकते हैं, बैग एंड बैगेज की तरह ये भी कंप्लीटली पूर्णतः वहां से निकल लेना या समाप्त हो जाना, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। तो लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, कलर्स का मतलब, वैसे तो कलर्स के प्लूरल में दो मीनिंग होते हैं, झंडे भी होते हैं, और कलर्स का मतलब कलर यानी रंग का जो प्लूरल होता है वो भी कलर्स होता है, और यहां पर रंग से ही मतलब है। अब आप देखिए ऑफ कलर्स, ऑफ कलर्स का मतलब क्या हुआ कि रंग उड़ा हुआ, रंगत उड़ गई तुम्हारी, तो बीमार क्या पड़े, तुम्हारी तो रंगत उड़ गई, तो रंग उड़ जाना, ऑफ कलर हो जाना। तो लुक ऑफ कलर का मतलब जिसके रंग उड़े हुए हैं, या आप अगर उसका इस रूप में माने कि झंडा है तो उसका भी ऑफ है, उसको लहरा नहीं रहा है, तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब रंगत उड़ गई। तो रंगत उड़ने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही निराश, परेशान, हताश लिख रहा है। लुक इल और अनहेल्थी, बीमार लगना, बहुत ज्यादा बीमार लगना, ऐसी स्थिति को कहते हैं यू लुक ऑफ कलर्स। अरे तुम्हारी तो रंगत ही उड़ गई, क्या हुआ? तो इस तरीके की स्थिति को इडियोमेटिकली लुक ऑफ कलर से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, मेले में जाते थे तो ऐसे बड़े बड़े चश्मे आते थे कागज के बने हुए, जिन पर रेड कलर की पन्नी लगी होती थी और पीछे बांधने के लिए एक रबर लगा होता था। हम उसको ऐसे डाल लेते थे और वो आंखें लाल लाल ऐसे करते थे, तो हमें पूरी दुनिया लाल लाल रंग की दिखती थी। इसका मतलब दुनिया बड़ी प्यारी सी दिखती थी, मौसम सुहावना लगने लग जाता था, धूप कम हो जाती थी। तो लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ऐसे ही आप सोचिए, अगर रंग बिरंगे चश्मे, रंग लगा हुआ हो तो मौसम सुहावना सा लगने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, कोई चीज को कलर्ड ग्लासेस से देखना, इसका मतलब टू सी गुड पॉइंट्स ओनली, केवल अच्छी बातें देखना है, क्योंकि बुरी बातें तो फिर दिखेगी नहीं, इसीलिए तो कलर्ड ग्लासेस वर्ड आया है। अच्छी बातें देखना, बुरी बातें देखना ही, बुरा मत देखो वाली वो स्थिति नहीं, बल्कि रियलिटी से दूर हो जाना और केवल बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स पर ही विचार करना, इस स्थिति को कहते हैं लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। यानी अपने कई बार कहते हैं तुम्हारे उसका चश्मा चढ़ा हुआ है बरखुरदार, जरा उस चश्मे को हटा कर देखो, दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो बस वही है कि लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, वो पर्सन कलर्ड ग्लासेस से देख रहा है, इसका मतलब टू सी गुड पॉइंट्स ओनली, वो केवल उसकी बढ़िया बढ़िया बातें देख रहा है, नेगेटिव बातें उसको दिख ही नहीं रही है। लूज ग्राउंड, देखिए स्टूडेंट, लूज यानी खोना और ग्राउंड का मतलब जमीन। अब आप देखिए, हम कहें जमीन खोना, यानी जमीन किसका सिंबल हो गई, बेस का, ग्राउंड किसका सिंबल हो गया, बेस का। अब किसी चीज में ग्राउंड ही नहीं रहा, ग्राउंड वो जगह होती है जिस पर कोई चीज खड़ी की जाती है, जिस पर कोई इमारत खड़ी की जाती है। तो लूज ग्राउंड, ग्राउंड ही खो दे, तो इसका मतलब फेल टू कीप पोजीशन। आपने देखा होगा अगर नीचे से जमीन दरक जाए, जैसा जो सिमट में हो रहा है, तो वहां के मकान भी क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो टू लूज ग्राउंड का मतलब बेस खो देना, फेल टू कीप पोजीशन यानी स्थिति बनाए रखने में नाकाम हो जाना, स्थिति बनाए रखने में नाकाम। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि नोकिया कंपनी लॉस्ट इट्स ग्राउंड
व्हेन द एंड्रॉइड फोन्स केम इनटू सिनेरियो, तो उन्होंने क्या किया, अपना ग्राउंड बनाए रखने में, अपनी स्थिति, अपनी जमीन को बनाए रखने में वो कामयाब नहीं हुई। तो लूज ग्राउंड का मतलब जमीन या धरातल खो देना, यानी अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, बढ़िया स्थिति है, वो खराब हो जाना, खो देना। तो फेल टू कीप पोजीशन। नेक्स्ट इज लूज वंस हेड। हेड का मतलब यहां पर दिमाग से है, माइंड। अब आप सोचिए, ऐसा माचिस सटक लई, आपने सुना है ना ये डायलॉग, इसका मतलब मेरा दिमाग सटक रहा है, यानी लूज हो रहा है, वहां से निकल रहा है। तो लूज वंस हेड, इसका मतलब क्या हुआ, टू लूज कंट्रोल, यानी नियंत्रण खो देना। किस पर, अपने आप पर, आपा खो देना, इसमें होश नहीं रहना कि फिर मैं क्या, इससे पहले कि मेरा दिमाग खल जाए तो चला जाए यहां से। तो लूज वंस हेड का मतलब अपना दिमाग या अपना नियंत्रण जो है किसी चीज से खो देना, फिर गुस्से में आ जाना, ऐसी वैसी हरकतें, गाली गलौज करने लग जाना, या कोई चीज तोड़ फोड़ करने लग जाना, तो उसको कहते हैं लूज वंस हेड। इसलिए हम कहते डोंट लूज योर हेड, बी काम, बी क्वाइट, यानी अपना दिमाग, अपने दिमाग से काम लो और शांत हो जाओ। लूज वंस हेड, टू लूज कंट्रोल, नियंत्रण खोना। और डोंट लूज योर हेड, इसका मतलब है नियंत्रण मत खो, आपे में रहो। लंप इन द थ्रोट, देखिए लंप का मतलब कोई भी ढेला होता है, और लंप इन द थ्रोट का मतलब अगर गले में कोई ढेला आ जाए कोई चीज का, चाहे चीनी का और शुगर, तो लंप आ जाए, इसका मतलब हम बोल नहीं पाएंगे। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब हो गया अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। खुशी की या फिर दुख की इतनी ज्यादा भावनाएं आ जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाए कि बोला ना जाए, उस स्थिति को कहते हैं लंप इन द थ्रोट। क्योंकि थ्रोट में लंप जैसी स्थिति हो जाती है, फिर ना तो बोले बनता है, केवल आंसू जैसी स्थिति बन जाती है। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब हो गया गले में कुछ आ जाना। इसको हम हिंदी में कहते हैं गला रुंध जाना, भावनाओं से गला रुंध गया, इसका मतलब वो कुछ बोल नहीं पाया। ऐसी स्थिति को लंप इन द थ्रोट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इडियम्स जो है उनकी रचना होती है, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, उनके पीछे रूट वर्ड होता है, या पीछे की कोई स्टोरी होती है जिसके आधार पर इडियम्स बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समय की अपनी सीमा होने के कारण हम और भी इस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि एक समय है जिसमें हमें इसको निपटाना भी होता है और आपको भी और भी बहुत सारी तैयारी करनी है वोकैबुलरी में। तो वोकैबुलरी सेक्शन में हमने आज के लिए इडियम को कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं और प्रोवर्ब की तरफ, लोकोक्तियां जो है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला है डेथ्स डे इज डूम्स डे। डेथ्स डे इज डूम्स डे। डूम्स डे क्या होता है? देखिए, डूम्स डे का दूसरा नाम जजमेंट डे होता है। जजमेंट डे, देखिए क्रिश्चियनिटी और मोहम्मडनिज्म यानी इस्लाम में और ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि जब व्यक्ति जो होता है वो मरता है और उसकी आत्मा जो है उसके शरीर के साथ रहती है, लेकिन एक दिन भगवान जब कयामत का दिन आएगा, खुदा या फिर गॉड जिस दिन कयामत का दिन आएगा, उस दिन सबके लोगों को उठाकर उनकी आत्माओं को उठाएगा और उनको कहेगा कि तुम्हारे कर्मों का ये फल मिला है तुम्हें। उस डे को जजमेंट, निर्णय का दिन होने के कारण जजमेंट डे कहते हैं। और उसी दिन का दूसरा नाम है डूम्स डे, प्रलय या कयामत का दिन। कयामत का दिन, तो कहते हैं ना, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो वो वाली जो स्थिति है कि कयामत तक, लास्ट डे तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो डूम्स डे, अब देखो ये प्रोवर्ब क्या कहते हैं, डेथ्स डे इज डूम्स डे, यानी जैसे ही हम मरते हैं हमारे लिए तो कयामत आ जाती है, क्योंकि हमारे मरने के बाद आगे कब कोई चीज मरेगी, इस या कयामत कब आएगी, इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। यानी किसी की मृत्यु का दिन ही उसके लिए तो
जजमेंट डे होता है या कयामत का दिन होता है। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि कयामत के दिन ये पूरी दुनिया जल में भर जाएगी और उथल पुथल मच जाएगी। तो जिस दिन हम मरते हैं हमारे साथ एवरीथिंग कम्स टू एन एंड विथ वंस डेथ। जैसे हमारे लिए किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसकी डेथ होती है तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि कयामत आ गई, उसके लिए तो सारी दुनिया अपने आप में तबाह हो गई। नेक्स्ट इज डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड यानी हीरा हीरे को काटता है। पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर जहर को मारता है। तो इसका मतलब समान चीजें ही जो होती है वो एक दूसरे की काट बनती है। तो डायमंड कट्स डायमंड यानी हीरे को काटने के लिए हीरा ही काम में लिया जाता है। आपको पता है हीरा दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है और उसको काटने के लिए, उसको तराशने के लिए हीरे का ही सहारा, दूसरा हीरा ही उसे काट सकता है। इसलिए ए सिचुएशन इन विच टू इक्वली कनिंग, जिसमें एक जैसे चालाक और डिवियस पीपल स्पायर ऑन इंटरनेट, जिसमें वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दूसरे पर हमला करते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि जैसे जब एक तरह के एक जितने खराब आदमी जब एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि पॉइजन ही पॉइजन को मारता है। डायमंड कट्स डायमंड यानी एक जैसे दो व्यक्ति मिलने पर यह बात कही जाती है जब हम मानते हैं कि अब मुकाबला बराबरी का है और ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए ऐसा आदमी ही जरूरी था। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या होता है? स्वाइन का मतलब बोर्स होता है यानी सुअर, और पर्ल्स का मतलब होता है मोती। तो इस प्रोवर्ब का सीधा मतलब क्या हुआ? कास्ट यानी डालना, यानी सुअरों के आगे मोती डालने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब है कि सुअर जो है वो कीचड़ में मुंह देगा, गंदी चीजों में मुंह देगा। वो मोती क्या चीज होती है, अगर आप उसके आगे मोती भी डालेंगे तो मोती की वैल्यू वो कभी नहीं समझेगा, वो तो लास्ट में जाकर उस गंदगी में ही मुंह देगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सुअर उस टाइप के लोग हो गए जो किसी अच्छी चीज की वैल्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, यानी उसको उसकी वैल्यू ही पता नहीं है, तो इसलिए उसको अच्छी चीजें ऑफर करने से मतलब भी नहीं है। डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन यानी डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल, कोई बहुत अच्छी चीज ऑफर नहीं करनी चाहिए। समवन हु डजंट वैल्यू इट, किसी ऐसे आदमी को कोई अच्छी चीज ऑफर नहीं करनी चाहिए जो उसकी वैल्यू नहीं करता, जो उसकी कद्र नहीं करता। इसलिए कद्र वाली चीज कद्रदान को ही मिलनी चाहिए, और हीरा जो है उसकी परख जोहर ही कर सकता है। हर कोई व्यक्ति के लिए, बाकी लोगों के लिए वो एक सामान्य पत्थर भी हो सकता है। इसलिए डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब हो गया कि अच्छे व्यक्ति या योग्य व्यक्ति ही किसी अच्छी चीज का जो है उसकी वैल्यू कर सकते हैं। किसी बुरे आदमी के सामने अच्छी चीजें रखने से उसका कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट इज डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। डोंट चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब होता है बीच मझधार में, बीच मझधार में। तो इसका मतलब, और डोंट चेंज हॉर्सेज का मतलब घोड़े। अब आपने देखा होगा कि कोई राजा या कोई घुड़सवार वॉरियर है, वो किसी घोड़े पर सवार है या घोड़ों के रथ पर, चैरियट पर सवार है, और रास्ते में अगर कोई मान लीजिए स्ट्रीम या नदी धारा आ गई और उसमें से घोड़े जा रहे हैं, चाहे घोड़े को कितनी परेशानी, वो उसको लगे कि घोड़े कमजोर पड़ रहे हैं या ऐसे, वो वहां पर उनको चेंज नहीं करता है। वो एक बार वहां से बाहर निकलने का सोचता है और उन घोड़ों की हेल्प करता है या किसी भी तरीके से वो बाहर निकलने की सोचता है। तो डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम का मतलब बीच सफर में जो अपने लीडर्स है, हम जिन चीजों के भरोसे हैं, हम जिन प्लानिंग के साथ हमने यात्रा या कोई चीज स्टार्ट की थी, उसको बीच मझधार में छोड़ा नहीं जाता। ऐसे जो लोग होते हैं जो बीच मझधार में किसी इस तरीके की चीजें बदलते हैं, छोड़ते हैं, वो मूर्ख होते हैं और एक दिन उनको इस गलती का एहसास भी होता है। तो डोंट चेंज योर लीडर और योर बेसिक पोजीशन
यानी अपनी लीडर या अपनी बेसिक पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहिए। when part way through a campaign और प्रोजेक्ट, किसी योजना या प्रोजेक्ट के बीच में हम हैं, पार्ट वे में हैं, यानी आधे रास्ते पे है, कहीं बीच में है, तो हमें अपने लीडर और हमारी बेसिक पोजीशन को चेंज करने की या बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक बार तो पूरा प्रयत्न उसी में झोंक देना चाहिए कि हम उस कैंपेन को निपटाएं, और अगर बीच में किसी मुसीबत में है तो उससे बाहर निकलें। फिर बात होती है कि हमें लीडरशिप बदलनी चाहिए या बेसिक पोजीशन बदलनी चाहिए। डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, बीच मझधार में घोड़े नहीं बदले जाते। नेक्स्ट इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो डोंट काउंट योर चिकन्स का मतलब क्या हुआ? चिकन का मतलब होता है मुर्गी के बच्चे या बतख के बच्चे, मुर्गी या बतख के बच्चे उनको कहते हैं जो अंडे में से निकल कर बाहर आते हैं। और हैच का मतलब क्या होता है? हैच, देखिए हैच का मतलब होता है अंडों को सेना, और अंडे को सेया जाता है तो उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर तो उनसे क्या बच्चे बाहर निकलते हैं। तो जब अंडे सेने के बाद जब बच्चे बाहर निकलते तब हमें चिकन्स गिनने चाहिए, उससे पहले नहीं गिनने चाहिए। यानी अंडों को देखकर हम आगे की सोचे इनसे इतने चिकन्स हो जाएंगे, फिर इतनी मुर्गियां हो जाएगी, फिर मेरे पोल्ट्री फार्म हो जाएगा, फिर उनकी इतनी मुर्गियां हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते हुए सपने और कल्पना लोक में चले जाना। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसके बारे में पहले ही सोच सोच के खुश नहीं होना चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, यानी अंडों की हैचिंग से पहले, उसमें से बच्चे निकलने की प्रोसेस से पहले अपने चिकन्स को गिनना समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनमें से कई अंडे डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, कोई और कारण से प्रॉब्लम आ जाए, हम चिकन गिनने और उस हिसाब से अपनी आगे की योजनाएं बनाने लग जाए तो वो गलत है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे समझिए कि आप जॉब लगे नहीं, अब अभी तैयारी चल रही है और आप पहले ही सोचने लग जाओ फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मेरे इतने पैसे आ जाएंगे, फिर इतनी सैलरी यहां से आ जाएगी, फिर मैं अभी एक बाइक ले आता हूं, जब लग जाएगी तो उसकी किस्त भर दूंगा, ये वो ऐसे। नो, पहले लगिए, पहले अपने अंडों में से बच्चे निकलने दीजिए, फिर उनको गिन लेना। तो इसलिए डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच, अंडों को सेने और उनमें से बच्चे निकलने से पहले उनके चिकन्स को गिनना समझदारी नहीं है। डोंट बी हैस्टी इन इवेल्युएटिंग वंस एसेट्स, अपनी संपत्ति को इवेल्युएट करने में, उसका मूल्यांकन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एकदम जब वो हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद ही उस हिसाब से आगे की योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट क्रॉस अ ब्रिज until you come to it। मुझे बहुत अच्छी प्रॉवर्ब लगी है, डोंट क्रॉस अ ब्रिज until you come to it, यानी उस ब्रिज को क्रॉस मत करो जब तक तुम उस ब्रिज तक आ नहीं जाती। यानी कहने का मतलब पहले ही सोचने लग जाएगी कि ब्रिज आएगा, फिर मैं उसको कैसे क्रॉस करूंगा, मैं सीढ़ियों से चढ़ूंगा क्या, या ऐसे अगर वहां धारा तेज होगी तो क्या होगी, क्या होगा अगर ब्रिज सही नहीं हुआ तो। अरे भाई पहले ब्रिज आने तो दो, उसके बाद सोचेंगे। यानी यहाँ ब्रिज किसका सिंबल हो गया? ब्रिज हो गया यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या चैलेंज का सिंबल हो गया, चुनौती का सिंबल हो गया। तो किसी चुनौती के बारे में तब सोचना जब वो सामने आ जाए, पहले ही किसी चिंता या प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के और अपनी जान नहीं सुखानी चाहिए, क्योंकि केयर किल्स द कैट, क्योंकि चिंता जो है वो जीव समेत ही आपको नष्ट करती जाती है। तो डोंट क्रॉस अ ब्रिज until you come to it, जब तक आप पुल के पास नहीं आ जाओ तब तक ख्यालों और ख्वाबों में उसको क्रॉस मत करो। हालांकि उसका एक अपना मजा हो सकता है जब आप आनंद की कोई चीज करते हो, लेकिन इसमें भी ये वाली बात है। और प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर पहले ही दुबला होने से कोई फायदा नहीं है। डील विथ अ सिचुएशन व्हेन इट हैपन्स, जब कोई स्थिति आ ही जाए तभी उससे डील करना चाहिए। एंड नॉट अननेसेसरली वरी अबाउट इट इन एडवांस, यानी कोई चीज के सामने आने पर, सिचुएशन के सामने आने पर ही हमें क्या करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए, उससे कैसे निपटना है ये सोचना चाहिए। पहले से उसके बारे में अननेसेसरीली वरी, चिंता करके, एडवांस में चिंता करके दुबले नहीं होना चाहिए, अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए और बहुत ही सहज रूप में जिंदगी जीनी चाहिए। तो इसलिए
अभी आपके साथ क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, पता नहीं, मर जाऊंगी मैं तो, या मर जाऊंगा मैं तो, ये क्या हो रहा है, मैं कब जॉब लगूंगा, ये वो ऐसे वैसे। नो, नेगेटिव तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि उस ब्रिज को तब क्रॉस करेंगे ना जब वो आएगा। अभी तो जो हमारे सामने चैलेंजेस है उसको जो है उसको पार करने की सोचनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ईश्वर इतनी एनर्जी दे कि आप अपने उस चैलेंज को बखूबी पार करो, और साथ ही साथ आप मिलो अपनी उस डेस्टिनेशन से, उस मंजिल से जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो। कल्प इंग्लिश एकेडमी इसके लिए बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको देती है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने लगातार कोशिश की हो और जिसका कोई सिलेक्शन कभी ना हुआ हो। आपको ये बात है, ये तो पता ही होगा, जिस्म की बात नहीं थी उनके, रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो आपको लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए वक्त लगेगा, वक्त दीजिए, लेकिन अपने पंखों में प्राण भरकर, अपने पंखों में ताकत भरे रखिए, हौसला भरे रखिए, निश्चित रूप से आसमां आपका ही होगा। थैंक यू वेरी मच।